वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग देख रहे हैं मेडाइवल हिस्ट्री को। मेडाइवल हिस्ट्री के सीरीज को हम लोग चला रहे हैं और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के मेडाइवल हिस्ट्री के और भी वीडियोस हैं, उसे जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से देख लेंगे या फिर उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख लेंगे। इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट तैयार है, तो उसे भी जाकर के आप लोग देख लेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट है जो कि पहले का तैयार हुआ है, तो उसे जाकर के आप लोगों को जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री का, तो उसे आप लोगों को प्लेलिस्ट पे जो ढूंढना पड़ेगा, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि इससे आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से हो सके। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं हम लोग बिना समय गंवाए अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार था। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो ये इतिहासकार कौन थे? तो ये थे सतीश चंद्र। कौन थे? सतीश चंद्र। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से अगर हम लोग देखेंगे तो अकबर द्वितीय ने, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि से विभूषित किया। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? बहादुर शाह जफर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, तो ये चीज गलत है। सही अगर देखा जाए तो क्या दिया, वह बीना साम्राज्य का सम्राट था, ये सही है। इब्राहिम जौक और असदुल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? आलमगीर द्वितीय की उपाधि जो है ये किसने धारण की थी? तो अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण करके और ये राज सिंहासन पर बैठा था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत, यानी कि किसके मरने के बाद से जहांदार शाह जो है ये शासन पर बैठा? तो बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद, बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद जहांदार शाह जो था ये क्या हुआ, ये सिंहासन पर बैठा था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो ये कौन था? ये अकबर द्वितीय। कौन था? अकबर द्वितीय था। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का जो शासन था ये सबसे कम था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा जहांदार शाह। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला कौन है? तो ये कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह। क्या होगा? मोहम्मद शाह। उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला कौन है? तो ये है मोहम्मद शाह। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। मिर्जा गालिब का जो मूल निवास था वो कहाँ पर था? तो इसका मूल निवास था आगरा। निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब होगा, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? डी अल्मीडा। क्या होगा? डी अल्मीडा। निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर की नीति से संबंधित है? तो डी अल्मीडा है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसमें किसने बनाया था? तो ये था पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगालियों ने इसे क्या बनाया था? अपना अड्डा बनाया था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि ये कौन सी थी? तो हुगली थी। कौन सी नदी थी? हुगली नदी थी। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट पर स्वागत किया था। तो वो शासक कौन था? तो ये था जमोरिन। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध जो है ये किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा किसने? पुर्तगाली ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये था अल्बुकर्क।
पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो ये हुआ था अल्मीडा। कौन हुआ था? ये अल्मीडा। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? तो अपना दुर्ग इन लोगों ने सबसे पहले कोचीन में निर्मित किया था। कहाँ पर? कोचीन में। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो इन लोगों ने किया था चिंसुरा। चिंसुरा का कारखाना। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया गया? तो इन लोगों ने पुलिकट, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम इन सभी का उपयोग किया था। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे कहाँ पर? तो ये हो जाएगा नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम यहाँ पर किए थे। सूरत, भरूच, आगरा यहाँ पर भी किए थे। कोचीन, अहमदाबाद, पटना में भी किए थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा? उपरोक्त सभी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? संयुक्त पूंजी कंपनी जो है ये किन लोगों ने आरंभ की थी? तो ये आरंभ की थी किसने? डच ने। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? कहाँ पर एक कारखाना इन्हें स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो ये क्या हो जाएगा? सूरत में। कहाँ पर मिली थी? सूरत में। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, सूरत में स्थापित किया था। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सबसे पहले कारखाना स्थापित करने वाले कौन थे? तो अंग्रेज थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था। तो उस समय इंग्लैंड का जो शासक था ये कौन था? तो ये एलिजाबेथ द्वितीय थी। ये कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट के काल में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जहांगीर के काल में। किसके काल में किया था? तो जहांगीर के काल में किया था। निम्नलिखित किले में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? ब्रिटिश ने इन सभी किलों में से सबसे पहले किसका निर्माण किया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी तो वह कौन था? तो ये था शाह आलम प्रथम था। कौन था? शाह आलम प्रथम। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सफलता का क्या राज था? तो यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसकी सफलता का क्या राज था। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में ले सकता था। तो इसका जो हो जाएगा उपर्युक्त सभी होगा। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं था? तो इसमें कौन सा कारण नहीं था? तो हम लोग देखेंगे कि मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? सौली के स्थान पर किसने हराया था? तो ये कौन था? ये था थॉमस बेस्ट था। कौन था? थॉमस बेस्ट था। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के का लक्ष्य था। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लक्ष्य था तो ये क्या था? तो ये सिर्फ व्यापार करना था, भूभाग इसका लक्ष्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? निम्नलिखित में कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र जो थे ये नहीं थे? तो ये इलाहाबाद और ग्वालियर में नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दी थी? तो ये सबसे पहले किसने किया था? तो राजकुमार शुजा ने किया था।
निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने की छूट दे दी गई थी? 1717 में चुंगी अदा करने की छूट जो है ये किसे दी गई थी? तो अंग्रेज को। निम्नलिखित में सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो ये किसे प्राप्त हुई थी? तो ये ब्रिटिश को प्राप्त हुई थी। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था? बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था? तो डच की शक्ति को कुचल डाला था। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे सो जाने का अवसर क्या था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा कि पुर्तगाली राजकुमारी ब्रंगाजा कैथलीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई को किससे लिया था? तो ये लिया था पुर्तगालियों से, उन्हें वो दहेज में मिला था। सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था? तो यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण, अंग्रेजों के द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो प्रथम प्रेसिडेंसी जो थी ये मद्रास में थी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष प्राप्त किया था? मद्रास को पट्टे पर तो इन लोगों ने प्राप्त किया था 1639 ईस्वी में। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रतापूर्ण भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आए थे? व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आने वाले कौन थे? तो ये थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो ये कोलबर्ट था। कौन था? कोलबर्ट था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान पर लगाया था, तो इन लोगों ने भी अंग्रेजों की भांति सूरत में अपना कारखाना लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति को अपनाया था? तो ये कौन था? तो ये था डुप्ले। कौन था? डुप्ले था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण है ये लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक भारत में कोलबर्ट को माना जाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल में हुई थी? तो ये हुई थी 1664 ईस्वी में हुई थी। ला बुर्दोने इस स्थान का गवर्नर था। ला बुर्दोने जो था ये इस स्थान का गवर्नर था, तो वो इनमें से किसी का गवर्नर नहीं था। कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की थी? कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की थी? तो चांदा साहब की। किसकी? चांदा साहब की। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? कौन सा तत्कालीन कारण था कर्नाटक युद्ध का? तो यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसने डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया? तो डुप्ले द्वारा हैदराबाद में किसे तैनात किया गया? तो ये किया गया बूसी को। किसे? बूसी को। नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध किसने भड़काया? तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का जो युद्ध था। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए थे? कर्नाटक का जो युद्ध है ये किसके बीच हुआ? तो ये अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। निम्नांकित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया? फ्रेंच के भाग्य का निर्णय जो है वो भारत में किस युद्ध ने किया था? तो ये वॉडीवास का युद्ध था। किसका? वॉडीवास। वॉडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये फ्रेंच
यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिश ने किसे हराया था? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था यहाँ पर। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वॉडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। 1760 के वॉडीवास के युद्ध में वो फ्रांसीसी पराजित हुआ था, तो वो काउंट लाली था। कौन था? काउंट लाली। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था, ये हमें बताना है। तो ये कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय यहाँ पर हम लोग देखेंगे अकबर शासक था। भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन जो है ये किसकी रक्षा करना था? तो यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भूभाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज जो है ये कहाँ पर सक्रिय थे? तो ये बंगाल और असम में। कहाँ? बंगाल और असम में। भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? मुद्रणालय लाने वाले कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये पहला किसे प्राप्त हुआ था? तो लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। किसे प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी को। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की जो स्थापना है ये 1839 ईस्वी में हुई थी। उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो कथन है ये सत्य नहीं है। तो उन्होंने राजा साहू के साथ समझौता किया, तो ये सत्य है। उन्होंने सहिष्णुता की नीति अपनाई, ये भी सत्य है। उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, ये भी सत्य है। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए, तो ये चीज असत्य है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ? तो ये 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। कहाँ पर? 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि को धारण किया था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ और 1674 ईस्वी में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। यानी कि कहने का मतलब है कि छत्रपति की जो उपाधि है ये इन्होंने 1674 ईस्वी में धारण की थी और इनका जो जन्म है ये 1627 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी निम्नलिखित में से किस किले में पैदा हुए थे? शिवाजी किस किले में पैदा हुए थे? तो ये सिवनेर के किले में पैदा हुए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे निम्नांकित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे, तो ये हेनरी ऑक्सीडेंट था। कौन था? हेनरी ऑक्सीडेंट। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक जो हुआ था ये रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इनके साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। निम्न में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है? असत्य कथन हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की, तो सही है। शिवाजी ने अपने पीछे एक स्थायी साम्राज्य छोड़ा, तो ये भी सही है। फारसी इतिहासकार खफी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की, ये भी सही है। लेकिन हिंदवी साम्राज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले, तो ये कथन जो है ये गलत है। शिवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है?
शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो कि सही नहीं है? तो इसका जो हम लोग देखेंगे कि कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है। तो काठी से राज्य की पूरी भूमि की नाप की जाती थी, सही है। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। कृषक पैदावार या नगद रूप में राजस्व चुका सकता था। जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूलने की अनुमति थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? तो ये सुमंत था। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की क्या संज्ञा थी? परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की क्या संज्ञा थी? तो ये थी सुमंत। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था। देख रहे हैं क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसको पूछने का जो तरीका है ये बार बार बदल जा रहा है। तो ये है शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था तो सुमंत कहा जाता था। निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? तो राजस्व विभाग की देखभाल कौन करता था? तो ये अमात्य करता था। मराठों के अंतर्गत निम्नलिखित में से भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था? भू राजस्व जो है ये वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था? तो ये उत्तरदायित्व था पटेल का। किसका था? पटेल का था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी की निम्नलिखित शर्तों में से कौन एक सत्य नहीं है? कौन सा असत्य है ये बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को समर्पित करने थे, सही है। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब की सेवा में भेजना स्वीकार कर लिया, ये भी सही है। संभाजी को 5000 मनसब प्रदान किया गया, ये भी सही है। लेकिन शिवाजी ने यह अपेक्षा नहीं की थी कि मुगल सेनापतियों को बीजापुर अभियानों में सहायता प्रदान करें। किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर किए थे? पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर किए थे तो जय सिंह के साथ। पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया था? पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया था? तो ये पुरंदर के किले में ही किया था। कहाँ पर? पुरंदर के किले में। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था? तो ये दिया था पुरंदर की संधि के द्वारा, जो 1665 ईस्वी में हुआ था। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी किसके शासनकाल में? तो मराठा प्रशासन में। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत सुरूनवीस अथवा चिटनीस का क्या कर्तव्य था? सुरूनवीस तथा चिटनीस का क्या कर्तव्य था? तो वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। वह शासक को क्या करता था? पत्र व्यवहार में मदद करता था। निम्नलिखित में कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था तो ये कोतावल हो गया। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? अष्टप्रधान समिति का विघटन जो है ये किसने किया था? तो ये किया था किसने? संभाजी ने किया था। किसने किया था? संभाजी ने। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो ये बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ। निम्नांकित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी के आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो ये कौन थी? ये थी ताराबाई। कौन थी? ये ताराबाई थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का जो नेतृत्व था ये ताराबाई के हाथ में था। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि किसे दी थी? तो ताराबाई को दी थी। राजा राम की धर्मपत्नी और शिवाजी द्वितीय की माता का नाम क्या था? तो इनका नाम था ताराबाई। शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया था? किस दर से? तो ये 2/5, उपज का 2/5 वसूल करता था। कृषि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि
कर व्यवस्था में कितना था, तो ये था 40%। क्या था? 40% था। शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था, तो ये हवलदार था। निम्नलिखित में से किसके अधीन मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी, तो ये कौन था? हवलदार था। मराठा सेना में बगरीर क्या था, तो बगरीर क्या था, तो ये घुड़सवार था। क्या था? घुड़सवार था बगरीर। शिवाजी की शाही अश्वसेना को क्या कहते थे? शिवाजी की शाही अश्वसेना को सिलाहदार कहते थे। पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 ईस्वी में किन पक्षों के बीच हुआ था, तो ये जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था, तो मराठों को हराने वाले अफगान थे। अफगान थे, अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में हराया था। मराठा तोपखाने के मुख्य व्यवस्थापक कौन थे, तो ये इब्राहिम खां गर्दी थे। इब्राहिम खां गर्दी। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुस्लिम सेना नायक था। मराठों की ओर से मरने वाला मुस्लिम सेना नायक कौन था, तो ये इब्राहिम गर्दी था। कौन था? इब्राहिम गर्दी। जिस शासक के शासन काल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, तो ये कौन था? बालाजी बाजीराव था। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तृतीय लड़ाई का तत्कालीन कारण क्या था? पानीपत का तृतीय जो युद्ध हुआ था, तो इसका तत्कालीन कारण क्या था, तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का क्या लेना चाहते थे? वो लोग बदला लेना चाहते थे। मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए सिजाउद्दौला केवल इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि वह अपने स्वयं के राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मुहर लुप्त हो गई और चांदी एवं तांबे की तो रूढ़ी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध के युद्ध में एक भारतीय शक्ति के पराभव का कूट संदेश था। वह भारतीय शक्ति कौन सी थी, तो ये थी पेशवा। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा। वह कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखने वाला इतिहासकार कौन थे, तो ये काशीराज पंडित। काशीराज पंडित। निम्नलिखित में कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले जर्दे पर था? मराठा पैदल सेना के सबसे निचले जर्दे पर कौन था, तो ये था नायक। वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलवर्दी खां ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? अलवर्दी खां ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था, तो ये रघुजी भोसले था। रघुजी भोसले। 1751 में बंगाल के नवाब ने उड़ीसा का अधिकार किसको हस्तांतरित किया था? 1751 में बंगाल के नवाब ने उड़ीसा का अधिकार किसको स्थानांतरित किया था, तो ये होगा मराठे। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था मराठों के उत्कर्ष का, तो ये राजनीतिक जागृति। मराठों के उदय के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं था, तो इसमें बताना है हमें कि कौन सा कारक जो था ये उत्तरदायी नहीं था। तो महाराष्ट्र से मुगल दरबार एवं सत्ता के केंद्र दिल्ली की दूरी यहाँ पर हो जाएगी। किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी? ये बात जो है ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था? बाजीराव प्रथम यानी पेशवा ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। बाजीराव प्रथम पेशवा ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था ये बात। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, तो ये कौन होगा? तो ये हम लोग देखेंगे अफजल खां होगा। क्या होगा? अफजल खां। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि अफजल खां का मूल नाम क्या था। अफजल खां का मूल नाम क्या था,
तो ये अब्दुल्ला भतारी था। क्या था? अब्दुल्ला भतारी। यह राजा उदारता से अपने गुप्तचरों को भुगतान करता है, जिस कारण उसके द्वारा प्रदत्त सही सूचना से उसकी विजयों में बड़ी मदद मिली। शिवाजी के बारे में यह विवरण किसने दिया है? तो ये अबे केरे ने दिया है। किसने? अबे केरे ने दिया है। मोडी लिपि का प्रयोग किनके अभिलेखों में किया जाता था? मोडी लिपि का जो प्रयोग है वो किनके अभिलेखों में किया जाता था? तो ये मराठों के अभिलेख में किया जाता था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि नीचे दिए गए, यहाँ पर मानचित्र नहीं दिया हुआ है, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? मराठा राजा जो था वो नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया। तो ये बालाजी राव के समय में, बालाजी राव के समय में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो ये सलहार का युद्ध था। सलहार का युद्ध। किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपने चरम सीमा पर पहुंची? मराठा शक्ति अपने चरम सीमा पर किस पेशवा के शासन काल में पहुंची थी? तो ये बालाजी द्वितीय के समय में। इसके बाद देखेंगे हम लोग पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंपी गई, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था कन्होजी। क्या नाम था इसका? कन्होजी। पागा क्या था? पागा क्या था? तो पागा एक नियमित सेना थी। पागा एक नियमित सेना थी। निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्ष तक रहा था? राजा राम जो है ये मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा था। तो जिज्जी। कहाँ पर? जिज्जी के किले में। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था? शिवाजी ने पहला किला कौन सा जीता था? तो तोरण के किला को जीता था। किसे? तोरण का किला। जिस वर्ष शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया था तो वो कौन सा वर्ष है? तो ये है 1663। 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां को क्या किया था? कि पराजित किया था। इसके बाद निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया है? देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से किसे पुकारा गया है? तो स्वतंत्र सरदार को पुकारा गया है। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदास इनके गुरु का नाम था। क्या था? रामदास। और हम लोग देखेंगे कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ये कौन से नगर में कैद थे? तो ये आगरा में कैद थे। कहाँ पर थे? आगरा में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये महादजी सिंधिया ने की थी। महादजी सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो आदिल शाह से। आदिल शाह से शाहजी ने पूना की जागीर को प्राप्त किया था। शिवाजी के राज तिलक के समय कौन जीवित नहीं था? इनमें से कौन है जो कि शिवाजी के राज तिलक के समय जीवित नहीं था? तो ये है तुकाराम। तुकाराम जीवित नहीं थे। संगोला की संधि से किस पेशवा का संबंध है? संगोला की संधि से बालाजी बाजीराव का संबंध है। बालाजी बाजीराव का। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु 1795 में हुई। मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 1682 ईस्वी में। 1682 ईस्वी में। 1664 से 1670 में सूरत पर हमलों से शिवाजी को सर्वाधिक लाभ हुआ था। शिवाजी को क्या हुआ था? सर्वाधिक लाभ हुआ था, क्योंकि इसे लूट का बड़ा धन प्राप्त हुआ था। मराठा राज्य क्षेत्र में भूमि की माप जोख की इकाई क्या थी? भूमि की माप जोख की जो इकाई थी ये क्या थी? तो ये थी काठी। अगला यहाँ पर क्या चीज है? तो ये है निम्न में किस पेशवा ने हिंदू पदशाही की उपाधि धारण की? हिंदू पदशाही की उपाधि किसने धारण की? तो ये बाजीराव प्रथम ने। किसने की थी? बाजीराव प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस पेशवा को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को कहा जाता है।
किस मराठा संत को महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था? किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म उदय में योगदान था? तो ये थे नामदेव। उत्तर भारत का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां मराठों को सर्वप्रथम पैर जमाने का अवसर मिला था? तो ये कौन सा क्षेत्र था? तो ये मालवा का क्षेत्र था। बखर क्या है? बखर क्या है? तो ये इतिहास रचने के साधन है, इतिहास रचना का साधन। भोसले कहाँ के शासक थे? भोसले जो थे ये कहाँ के शासक थे? तो ये नागपुर के शासक थे। मराठा राजाओं ने, यहाँ पर बोल रहा है कि मराठा राजाओं ने हमेशा आपस में लड़ाई की। हमेशा क्या की? आपस में लड़ाई की। निम्नलिखित में से मराठों का विस्तृत इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन है? मराठों का विस्तृत इतिहास लिखने वाला तो ये कौन है? तो ये है जेम्स कनिंघम ग्रांट डफ। जेम्स कनिंघम ग्रांट डफ है। 1739 में पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत सालसेट एवं बसाइन पर किसका अधिकार हो गया? सालसेट एवं बसाइन पर किसका अधिकार हो गया? तो यहाँ पर मराठों का अधिकार हो गया। किस पेशवा ने जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध एक लंबा अभियान आरंभ किया था? जंजीरा के सिद्धियों के बीच एक लंबा अभियान प्रारंभ किया था, तो ये था बाजीराव प्रथम था। इसके बाद है शिवाजी के समय सरनोबात। सरनोबात का पद संबंध था शिवाजी के समय में, तो सैन्य प्रशासन से ये संबंध था। मोकासा क्या है? हमें बताना है यहाँ पर कि मोकासा क्या है। तो मोकासा जागीर था। क्या था? जागीर था। साहू को दक्कन के चौथ एवं सरदेशमुख का अधिकार किसके शासनकाल में प्रदान किया गया था? तो ये फर्रुखसियर के शासनकाल में इसे प्रदान किया गया था। शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका मुख्य स्रोत जो था ये था चौथ। क्या था? चौथ था इसका मुख्य स्रोत। इसके बाद देखेंगे हम लोग मोकासा शब्द का अर्थ क्या था। तो मोकासा शब्द का अर्थ नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान था। क्या था? नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मध्यकालीन भारत से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखा। इसी तरह से और भी वीडियोस के लिए और भी प्रश्नों के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।